हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डाइलेक्ट्रिक के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मैंने आपको कहा जो डाइलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है दोनों एक ही चैप्टर है। तो पहले हमने डाइलेक्ट्रिक कवर कर लिया, इसके पीवाईक्यूज आज हम कवर कर रहे हैं। देन हम मैग्नेटिक मटेरियल को कवर करेंगे, 2 लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा, फिर उसके पीवाईक्यूज करेंगे। देन सुपर कंडक्टर और जो बैंड थ्योरी है उसको हम 2 से 3 लेक्चर के अंदर उसको खत्म करेंगे। तो सॉलिड स्टेट हमारा हो जाएगा फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है आपको इन अ हाइड्रोजन एटम के अंदर इन अ हाइड्रोजन एटम कंसीडर दैट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस a is equals to 0.5 into 10 power minus 10 around the proton. The atom is placed in a uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 30 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर. Assume that the spherical distribution of negative charge remains undistorted under the electric field. In the equilibrium, the separation between the positive and negative charge. Separation निकालना है. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो डाइपोल मोमेंट है उस डाइपोल मोमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट जब बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वहां पर एक टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट बनेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे KP अपॉन ए क्यूब. तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि ए क्यूब किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो जाएगा KP अपॉन ई. ठीक है, KP अपॉन ई. और P जो होता है वो होता है Q इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू सेपरेशन. तो मैं यहां से लिख लूंगा ए क्यूब इक्वल्स टू के का मतलब हो गया 9 इंटू 10 पावर 9. P को मैं लिख लूंगा Q इंटू डी और अपॉन ई, ऐसा लिख दिया. तो यहां से हमारे पास D की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी ए क्यूब ई अपॉन वो कितना हो जाएगा ए क्यूब ई अपॉन के क्यू. तो जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर निकल जाएगा. तो वैल्यूज़ जो है उनको अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, D इक्वल्स टू ए क्यूब. ए की वैल्यू कितनी है 0.5, तो इसका क्यूब करना है 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 10. तो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 इसका क्यूब होना है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 30 इंटू 10 पावर 5 अपॉन के की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 पावर 9 और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो. इसको सॉल्व करोगे तो 10 पावर माइनस 30 तो ये बनेगा और 24, तो ये बनेगा D इक्वल्स टू 0.5 का क्यूब. 0.5 का क्यूब ये बनेगा 0.125. यहाँ से 10 पावर माइनस 30, ये 30 लिख दिया एज इट इज़. ये 10 पावर माइनस 30 हो जाएगा, ये 5 होगा, 19 ऊपर से जाएगा, 19 ऊपर जाएगा 24. तो ये बनेगा 10 पावर माइनस 6 बचेगा अपॉन यहाँ पर 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 1.6 ये एज इट इज़ लिखा हुआ है. तो ये ऊपर जाएगा तो 9 और 6 15, तो बनेगा यहाँ से वैल्यू 0.125 मल्टीप्लाई बाय 30, डिवाइड करो इसको 1.6 डिवाइड बाय 9 और उसके बाद ये 10 पावर माइनस 15, तो ये हो जाएगा 2.60 इंटू 10 पावर माइनस 16 मीटर. 2.60 इंटू 10 पावर माइनस 16 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो डाइपोल की वजह से. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि डिस्टॉर्शन हो नहीं रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर है, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर है और डाइपोल की वजह से. और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो जो डाइपोल की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होती है. तो वहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सिर्फ ले आए. और फिर हमने P की वैल्यू को रखा. P क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो वो चार्ज इंटू D डिस्टेंस लगा के और फिर हमने ये वैल्यू निकाल ली. ठीक है, अब इसके 2 पार्ट है क्वेश्चन के. पहले पार्ट में हमने क्या निकाल लिया, D की वैल्यू निकाल ली. सेकेंड पार्ट जो है उसके अंदर पूछा गया है पोलराइजेबिलिटी. तो P जो है P वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू डी, यानी कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट. और डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अल्फा ई के इक्वल भी होता है.
तो यहाँ से अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, क्यू डी अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 पावर -19। डी की वैल्यू हमने निकाल ली है 2.60 इंटू 10 पावर -16। और ई की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 30 इंटू 10 पावर -5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 10 पावर -41। अब देखो आंसर बिल्कुल सिमिलर से आंसर दिए हुए हैं, थोड़ा सा भी प्लस माइनस इधर हो गया या थोड़ा सा भी पॉइंट इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन आपकी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी भी इधर उधर हुई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल एट ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी। ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो मेनली आयोनिक पोलराइजेबिलिटी की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ए एंड बी exhibits both ionic and orientation polarizability. The variation of their susceptibility, वेरिएशन दे रखा है सस्पेक्टेबिलिटी का टेम्परेचर के साथ, और ई आर रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि जो बी है बी की स्लोप ज़्यादा है ए से, तो स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। तो बी ज़्यादा पोलर है ना, तो हैंस B is more polar. B is more polar in comparison to A. In comparison to A. वहीं अगर मैं देखूं कि जो इंटरसेप्ट है A का ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में। इंटरसेप्ट ऑफ A ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, इंटरसेप्ट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है वो ज़्यादा आयनिक पोलराइजेबिलिटी होगी उसकी किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो बी जो है वो मोर पोलर है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, और इसकी आयोनिक पोलराइजेबिलिटी कम होगी किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। बी इज मोर पोलर एंड इट हैज़ स्मॉलर वैल्यू ऑफ आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा उसकी आयोनिक पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसका इंटरसेप्ट कम होगा उसकी आयोनिक पोलराइजेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ NaCl इज 5.6। स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है वो कितना है, अल्फा की वैल्यू है 5.6, और ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू दी है 1.5। n की वैल्यू कितनी है 1.5। ये कब है, ऑप्टिकल के केस में। तो ऑप्टिकल के केस में हमारे पास n स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर। n स्क्वायर किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ से हमारे पास n स्क्वायर ई आर की वैल्यू, सॉरी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, तो ई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई आर की वैल्यू आ जाएगी 2.25। ये ऑप्टिकल के केस में हो गया। तो फर्स्ट केस इन स्टैटिक कंडीशन, तो स्टैटिक कंडीशन में क्लासियस मोजेटी रिलेशन हम लगाएंगे, तो वो क्या लगेगा, अल्फा -1 अपॉन अल्फा +2 n अल्फा s का मतलब स्टैटिक लिख दिया मैंने, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले अल्फा की वैल्यू कितनी है 5.6, तो यहाँ से अल्फा s प्रोपोर्शनल टू 5.6 -1 अपॉन 5.6 + 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.605। मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप भी करके देख लेना। फिर उसके बाद किस में निकालना है हमें निकालना है इसको ऑप्टिकल कंडीशन में, ऑप्टिकल में। तो इन ऑप्टिकल कंडीशन में क्या होगा, अल्फा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर +1। तो यानी कि 2.25 -1, ये प्रोपोर्शनल होगा, मैं ये नहीं ले रहा हूँ, n अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.2 + 1 है ना, ये मैं नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ लिखना चाहो तो आप लिख लो इसके साथ, n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये e हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 2.25 -1 अपॉन 2.25 + 1 करोगे, तो 2.25 -1 अपॉन 2.25 + 1, तो ये वैल्यू बनेगी 0.2941।
0.2941। तो हमें रेशो निकालना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी टू टोटल पोलराइजेबिलिटी। तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी हो गई और टोटल पोलराइजेबिलिटी ये हो गई, ये वाली। तो क्या रेशो आएगा? ये आएगा 0.2941 अपॉन यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 0.605 से। तो 0.2941 डिवाइड बाय 0.605, तो ये आएगा हमारे पास आंसर 0.48। ये आंसर आएगा 0.486, जो कि लमसम इक्वल हो जाएगा 0.5, विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन जो ऑब्जर्व होता है केवल वहीं होता है जहां पर हमारे पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो फॉर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन we need permanent डायपोल मोमेंट। और परमानेंट डायपोल मोमेंट इनमें से किस में आएगा? इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, यहाँ पर परमानेंट डायपोल मोमेंट आएगा। तो इन चारों में से हमें किस में दिखाई देगा? HCl में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखो N2 का बनाओगे तो N2 का जो बनेगा उसमें दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली O2 का बनाओगे, N2 का बनाओगे, C2 का बनाओगे, तो इसमें जो डायपोल मोमेंट है एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो कहलाएंगे नॉन पोलर। HCl जो है वो पोलर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक परमानेंट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 5.6 एंड ऑप्टिकल इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.5। कैलकुलेट द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। आयोनिक पोलराइजेबिलिटी का परसेंटेज कैलकुलेशन निकालना है। क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला, क्लैसियस-मोज़ेटी रिलेशन। तो वो क्या लिखा जाएगा? एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जो टोटल अल्फा है वो किसके इक्वल होता है? अल्फा ई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लस आयोनाइज्ड, और एक होता है डाइपोलर। डाइपोलर यहाँ पर बात चल नहीं रही है, तो ये फॉर्मूला जो है ये चेंज हो जाएगा। और चेंज होगा तो ये लिखा जाएगा कुछ ऐसे, अल्फा आर एप्सिलॉन आर प्लस 2 n अल्फा ई प्लस अल्फा आई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये लिख लिया और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। एट ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी की कंडीशन में क्या होगा? अल्फा आई जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल में क्या होगा? अल्फा आई 0 हो जाएगा। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा ई। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? फिर बन जाएगा नया फॉर्मूला, एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2, ये हो जाएगा n अल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और हमें ये भी पता है कि ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी पर एट ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी अल्फा ई इक्वल्स टू होता है n स्क्वायर। तो यहाँ चेंज करके हम लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा n अल्फा ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड और ये वाली इक्वेशन को लिखा मैंने फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा? डिवाइड कर दूंगा सेकंड को फर्स्ट से। तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस 1 अल्फा ई अपॉन अल्फा ई प्लस अल्फा आई। ये आ गया हमारे पास। पर हमें निकालनी है कौन सी? आयोनिक निकालनी है। तो फॉर आयोनिक पोलराइजेबिलिटी ये बनेगा अल्फा आई अपॉन अल्फा ई प्लस अल्फा आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा ई अपॉन अल्फा आई प्लस अल्फा ई, ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू डाल दो। तो अल्फा आई अपॉन अल्फा आई प्लस अल्फा ई इक्वल्स टू 1 माइनस वो पूरा फॉर्मूला जो हमने ये निकाला था, ये वाला
कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन आर प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन आर माइनस 1 तो अब यहाँ पर वैल्यू डालो तो 1 माइनस एन की वैल्यू थी 1.5 तो ये हो जाएगा 2.25 माइनस 1 और 2.25 प्लस 2 और स्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो थी 5.6 तो ये हो जाएगा 5.6 प्लस 2 अपॉन 5.6 माइनस 1 ऐसा हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में वो आ जाएगा 51.41%। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोनिक पोलराइजेबिलिटी के लिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें हो नहीं रहा है। अब ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर आपको पता ही है 0.5 आना है ना। वो जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा करने की ज़रूरत है नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहा है, रिपीट हो रहे हैं, तो 0.5 आंसर आ गया। ये सिर्फ इसलिए रखा है आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर पूछा है फॉर अ स्फेरिकल सिमेट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम द लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल। ये मेरा डेरिवेशन में आपको कराया हुआ है। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, ई लोकलाइज्ड इक्वल्स टू ई प्लस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो ई होता है इसको हम कहते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं, मैक्सवेल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन अ डाइलेक्ट्रिक द पावर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा के प्रोपोर्शनल होगा। तो पावर लॉस प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज एंड बेरियम टाइटेनेट आर पीजो इलेक्ट्रिक, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो इज। जो बेरियम टाइटेनेट है वो फेरो इलेक्ट्रिक होता है जबकि क्वार्ट्ज नहीं होता है। ठीक है, तो बेरियम टाइटेनेट इज फेरो इलेक्ट्रिक जबकि क्वार्ट्ज नहीं होता है। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 12। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 12 अल्फा एप्सिलॉन आर की, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो दिए हैं वो दिए हैं 5 × 10⁻18 एन की वैल्यू दी है। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी निकालनी है फेरेड मीटर स्क्वायर में। हमारे पास जो फॉर्मूला एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2 इक्वल्स टू एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 12 माइनस 1 अपॉन 12 प्लस 2, ये हमने सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पर। 12 है कि 11 है, 12 है। 12 माइनस 1 अपॉन 12 प्लस 2 हमने सब्सटीट्यूट करी, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5 × 10⁻18। अल्फा हमें फाइंड आउट करना है 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻−12। यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 11/14। तो अल्फा इक्वल्स टू 11/14 मल्टीप्लाई 3 × 8.85 × 10⁻−12 डिवाइड करो किससे, 5 × 10⁸। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 4.17। अल्फ़ा इक्वल्स टू 4.17 × 10⁻−30। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, अल्फ़ा की, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट इज गिवन बाय। तो ये तो फॉर्मूला है और मैंने लिखवाया भी हुआ है आपको। जो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी की फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंस है E²/m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, विच इज ऑप्शन ए। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, मेरे हिसाब से इनको आराम से आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी याद है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं अगले 2 लेक्चर के अंदर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा, और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर सुपर कंडक्टर जो है उसके अंदर हमारे 2 से 3 लेक्चर लगेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2। बैंड थ्योरी के अंदर हमारे 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। देन जो सॉलिड स्टेट है वो हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सैटरडे संडे इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो एक दिन मैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए, 2 दिन थर्मोडायनेमिक्स में के लिए भी निकालूंगा। तो सैटरडे संडे इलेक्ट्रॉनिक्स चलता रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स चलता रहेगा, और बाकी के जो PYQs वगैरह हैं वो आपको मिल ही रहे हैं।
तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।